अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं गेटवे टू इंग्लिश लिटरेचर। गेटवे टू इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में आज हम एक और वीडियो के साथ पेश खिदमत हैं। इस वीडियो का नाम है कि एमए इंग्लिश का इम्तिहान कैसे पास करें, हाउ टू पास एमए इंग्लिश लिटरेचर। इस एमए इंग्लिश लिटरेचर में चाहे आप एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, सब के लिए इसमें बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, इंतहाई अहम चीज़ें हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो एमए इंग्लिश आपके लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि बहुत से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इनमें जो एम इंग्लिश की जो अहम तरीन बातें हैं वो मैंने आउटलाइंस की सूरत में वाइट बोर्ड पे लिखी हैं। आउटलाइन बनाने का मकसद यही है कि अगर आप इन बातों को लिखना चाहें या उनके ऊपर जो है ना मुकम्मल फोकस करना चाहें तो आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो आउटलाइन की सूरत में मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं जिनसे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि अगर आप एम इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे रेगुलर हैं, सेमेस्टर है या एनुअल सिस्टम है, तो आपके लिए ये कोई मसला नहीं रहेगा। तो आउटलाइन में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सा पॉइंट है। आउटलाइन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एमए इंग्लिश जब एडमिशन लिया है, तो एमए इंग्लिश का जब एडमिशन हो चुका है तो उसके बाद आपका जो जहन है वो मुकम्मल तौर पर ये होना चाहिए कि एमए इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, ये वेरी इजी से मुराद है, बहुत आसान है, इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। अगर आपको कोई कहता है कि एमए इंग्लिश का इम्तिहान बहुत टफ़ है और ये आसानी से क्लियर नहीं होता, तो आप ये उसकी सोच हो सकती है, आप उसके पर्सपेक्टिव से आपने नहीं सोचना, आपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचना है। मुश्किल उसके लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता। तो अगर आपका माइंड पहले ये क्लियर है कि ये बहुत आसान है और इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो ये आपकी पहली जो है ना आउटलाइन है और इसको आपने माइंड में बिठाना है कि ये मेरे लिए कोई मसला नहीं और इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। उन लोगों से आप दूर रहें जो आपको ये कहते हैं कि एमए इंग्लिश बहुत टफ़ है, इसको मैं नहीं कर सकता। तो ये उसकी सोच है, ये उस तक ही रहे, आप अपनी सोच को अपने लिहाज से चलाएं। तो जब आप दूसरी आउटलाइन हम देखते हैं उसमें है कोर्स एंड बुक्स आउटलाइन। इससे मुराद है कि जो आपका कोर्स है एम इंग्लिश का, एनुअल सिस्टम का या प्राइवेट का है, तो उसमें सेमेस्टर सिस्टम में जो भी आपकी आउटलाइंस, आपको वो सिलेबस पहले दिया जाता है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब हम चूँकि एनुअल सिस्टम को कर रहे हैं तो एनुअल सिस्टम की बात करेंगे। 6 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, उनका हमारे पास सिलेबस हमें दिया जाता है, उसकी मज़ीद आउटलाइन कोर्स हमें पता होती हैं। तो उसको आप जब देखते हैं, हर सेक्शन के अंदर 4-4 5-5 राइटर होते हैं। मिसाल के तौर पर पोइट्री है तो उसका एक पहला सेक्शन है, फिर दूसरा है, तीसरा है, उसकी कोर्स आउटलाइन होती है। तो उसकी बात है कि वो आपके पास कोर्स आउटलाइन आ जाएंगी, उसको आपने पढ़ ली हैं, किताबें आपके पास आ गई हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब मैं इनिशियल स्टेट से आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे एमए इंग्लिश को स्टेप बाय अच्छे तरीके से आसानी से कर सकते हैं और इन बातों पे अमल करके, यानी कि मैंने स्टेप की सूरत में ये बातें लिखी हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास राइटर, हिज एज एंड वर्क। अमूमन ज़्यादातर बच्चों को ये बताया जाता है कि आप कोई भी, मिसाल के तौर पे हम सब्जेक्ट उठा लेते हैं, पोइट्री का उठा लेते हैं, तो पोइट्री का आपका पहला पहला है जी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल है। तो सबसे पहले टीचर भी यही बताते हैं कि आप उसके राइटर को पढ़ें, फिर उस की एज को पढ़ें, फिर आप उसका वो जो वर्क है कैंटरबरी टेल उसको पढ़ें। मिसाल के तौर पे आप पहले चौसर को पढ़ें, फिर उसकी एज को पढ़ें और फिर उसके वर्क को पढ़ें। मैंने आगे क्रॉस लगाया हुआ, ऐसा आपने नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा आपने इस पे अमल नहीं करना, आपने इसके रिवर्स चलना है। कैसे? आपने सबसे पहले वो जो आपको दिया गया है कैंटरबरी टेल है मिसाल के तौर पर, वो उसका वर्क आपने उसको पहले पढ़ना होता है, उसको आपने पहले पढ़ना है, फिर आपने उसकी एज को पढ़ना है, यानी कि किस दौर में ये वर्क लिखा गया, फिर आपने एंड पे जाके राइटर को पढ़ना होता है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आपने इसका रिवर्स चलना है, यानी कि ये मेथड अपनाना है, ऊपर वाला नहीं अपनाना। अब मिसाल के तौर पे वर्क को हम कैसे, इधर मैंने 5वां पॉइंट लिखा है कि अगर वर्क कैसे पढ़ें। ड्रामा हो सकता है आपके पास, क्रिटिसिज्म है, पोइट्री है, एकेडमिक है, लिंग्विस्टिक है, कोई भी वर्क है उसको हमने सबसे पहले लेना है। मिसाल के तौर पे आप ड्रामा ले लेते हैं, आपने ड्रामा की कोई भी किताब उठा ली है, आपने जो है ना ड्रामा वेटिंग फॉर गॉड उठा लिया, कोई हेमलेट उठा लिया, सबसे पहला काम आपने उसकी समरी पढ़नी होती है। ड्रामा लिया, उसकी समरी पढ़ें। पोइट्री ले ली, कोई भी पढ़ रहे हैं, उसकी आप समरी पढ़ें।
आप नावल है, आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, लिंग्विस्टिक जो भी आप मतलब पढ़ रहे हैं, आप उनकी सबसे पहले आपने वर्क लेना है। वर्क से मुराद है कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, उसकी आपने समरी पढ़नी है। समरी जब आप पढ़ लेते हैं तो आपने उस समरी को मुकम्मल तौर पर 1 से 2 दफ़ा आपने लाजमी पढ़ना होता है। गो थ्रू डिटेल्ड समरी, इससे मुराद ये है कि उस समरी को आपने अच्छे तरीके से 1 बार 2 बार, कम से कम 2 या 3 बार आप उस समरी को लाजमी करें। जब आपने समरी पढ़ ली, अब समरी में आपने क्या पढ़ना होता है? समरी में आपने स्किमिंग करनी है और स्कैनिंग भी करनी है। मिसाल के तौर पे आपने कैंटरबरी उठाया हुआ है या आप कोई भी और पोइट्री का उठा लेते हैं, तो आप जब उसकी कैंटरबरी की समरी आप पढ़ेंगे तो हर कैरेक्टर में आप उसकी स्किमिंग भी करेंगे, स्कैनिंग भी करेंगे। तो स्किमिंग कैसे होती है? मेन आइडिया आपने हर उठा लेना है कैरेक्टर का या आपने उस कैंटरबरी का। स्किमिंग वो होती है कि आपने उस वर्क का मेन आइडिया उठाना है। स्कैनिंग से मुराद है कि जो जो अहम तरीन बुलेट्स हैं, हेडिंग्स हैं, उस समरी के अंदर जो अहम तरीन कोटेशंस, हेडिंग्स, बुलेट्स जो भी हैं वो सारी आपने स्कैनिंग में होती हैं। तो आपने समरी में स्किमिंग भी करनी है, स्कैनिंग भी करनी है। और कम से कम आपको मैंने बताया 2 या 3 बार आपने समरी लाजमी करनी होती है। अब मैंने नीचे ये बताया कि हाउ वी कैन रीड समरी, हम समरी कैसे करें। अब समरी ज़्यादातर बच्चे समझते हैं डिटेल्ड समरी होती है, लंबी समरी है, हम इसको कैसे करें। तो पहला स्टेप तो मैंने बताया कि आपने जो भी काम करना है उसकी समरी को कैसे करना है। अब सबसे पहले आप ये नीचे मैंने पॉइंट्स बताएं। प्लॉट या शॉर्ट समरी, आपने वो डिटेल्ड समरी की आपने शॉर्ट समरी पहले पढ़ लेनी होती है। यानी कि जो भी काम आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, ड्रामा है, नावल, शॉर्ट स्टोरी, कुछ भी, तो आप उसकी पहले शॉर्ट समरी उस वर्क की पढ़ें। शॉर्ट समरी के बाद आपने फिर उसकी लॉन्ग समरी की तरफ जाना होता है। शॉर्ट समरी जब आप पढ़ लेते हैं तो आपके जहन में आ जाता है कि इस काम में बिगनिंग, मिडल, एंडिंग आपको क्लियर हो जाता है, आपको कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं। फिर आप शॉर्ट से लॉन्ग समरी की तरफ जाएंगे तो आपका माइंड आप दिलचस्पी से पढ़ेंगे और आपके लिए बोरियत भी नहीं होगी। फिर आप जब लॉन्ग समरी पढ़ेंगे तो उसमें आप हाउ मैनी कैरेक्टर से मुराद है उसके कैरेक्टर भी आपको पता चल जाएंगे। फिर उसी समरी के आप डिटेल में आप पढ़ रहे हैं तो फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके आप क्लियर आपको पता चल रहे हैं। डिटेल समरी पढ़ने के बाद फिर आपको बिगनिंग का भी पता चल जाएगा, मिडल का भी पता चल जाएगा और एंडिंग का भी पता आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने समरी के लिए लिखी हैं कि अगर आपने कोई काम पढ़ रहे हो, किसी कैरेक्टर राइटर आप पढ़ रहे हैं तो उसका वर्क पहले उठाया, उसकी आपने समरी पढ़नी है। तो समरी इस लिहाज से इस तरह पढ़नी है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप मैंने अभी इधर बताया था कि आप उसकी एज की तरफ आएँ। जब आप उसका राइटर का वर्क पढ़ लेते हैं तो फिर आप उसकी एज की तरफ आएंगे। तो एज में हम ये मैंने 8वां पॉइंट बताया कि एज की तरफ जब आएंगे तो एज में सबसे पहले आपने उसकी एज का ईयर देखना है कि किस एज ये इसका ईयर कौन सा है। मिसाल के तौर पर आपकी अगर रिनाइसा पीरियड है तो 1500 से 1600 ये उसका ईयर होगा। तो ये आपको वो पता होना चाहिए। फिर आपको हर एज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। जो वर्क आप पढ़ रहे हैं वो जिस दौर में भी लिखा गया है उस दौर की मतलब उस एज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। अब आप मिसाल के तौर पर आप रिनाइसा पीरियड का वर्क पढ़ रहे हैं तो आपको रिनाइसा पीरियड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। आप उसके बाद रिनाइसा पीरियड के बाद 18th सेंचुरी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। अगर वो वर्क विक्टोरियन पीरियड का लिखा हुआ है तो आपको विक्टोरियन पीरियड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। याद रखें आपने सारी एज नहीं पढ़नी होती, आप वो सारी एज को मुकम्मल ना पढ़ें, आप सिर्फ उस एज की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपके जहन में या आपको वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। बाकी उस एज में इतनी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये मिडल, रिनाइसा, 18 से मुराद है हर एज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इस दौर में वो वर्क आप जो पढ़ रहे हो उस वर्क की जो एज होगी उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो 9 नंबर पे जब हम आते हैं तो आप मैं मेन थीम ऑफ समरी। अब जो समरी आपने पढ़ी है, मैंने शुरू से बता रहा हूँ कि समरी उस वर्क की पढ़ेंगे सबसे पहले। तो जो आप समरी आपने पढ़ी है उसका मेन थीम आपको पता होना चाहिए। मेन थीम हर समरी का होता है, उस समरी का मेन थीम आपके जहन में हो।
अब आपने समरी तो पढ़ी है, तो रीड द लाइन बिटवीन बियॉन्ड, इससे मुराद है 3 किस्म की रीडिंग होती है जो आप कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप समरी पढ़ रहे हैं तो आप उसमें 3 किस्म की रीडिंग कर सकते हैं। एक रीडिंग द लाइन, एक रीडिंग बिटवीन द लाइन, एक रीडिंग बियॉन्ड द लाइन। तो यहाँ पे रीडिंग द लाइन से मुराद है आपने एक लाइन पढ़ी उसका तर्जुमा कर दिया। रीडिंग बिटवीन द लाइन से मुराद है कि आपने उस लाइन को पढ़ा और उसके अंदर मेन थीम को तलाश किया, ये होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन। और रीडिंग बियॉन्ड द लाइन आपको सबसे एंड पे मैं बताऊंगा मेन। अच्छा, 11 नंबर पे फिर मैंने पॉइंट बताया है कि आप उस जो समरी को आपने पढ़ा है, जो वर्क आपने पढ़ा है, उसका एक मेन कैरेक्टर होगा, वो जिसको हम हीरो कहते हैं या प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं। तो वो मेल हो या फीमेल हो, उसका आपको हर हाल में अच्छे तरीके से आइडिया हो, आप उसको अच्छे तरीके से उसकी जहन में आप उस डिटेल आपके होनी चाहिए। आपके पास मेल या फीमेल वो जो प्रोटैगनिस्ट हैं उसकी डिटेल हो, और जो उस ड्रामे में, शॉर्ट स्टोरी में, नावल में या जो भी पोइट्री है उसमें जो माइनर कैरेक्टर हैं उनका भी आपको पता होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी हेल्पिंग बुक्स। अब याद रखें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ड्रामा पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, हर किसी की एक हेल्पिंग बुक होती है। हेल्पिंग बुक आपने ले ली है, हेल्पिंग बुक्स में 500 या 600 पेजेस होते हैं। याद रखें, वो सारे पेजेस पढ़ने के लिए नहीं होते, वो सारे के सारे पेजेस आपने ना याद करने होते हैं, ना आपने उनको लिखना होता है। आपने वो हेल्पिंग बुक्स अब ले ली है, पोइट्री की ले ली है, ड्रामा की ले ली है, आपने समरी जो मैंने आपको कहा है आपने समरी भी कर ली है, आपने उसकी एज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने नोट्स, टीचर ने भी आपको नोट्स दिए होंगे या टीचर से आपको नोट्स मिले हैं, दोस्त से नोट्स मिले हैं, इंटरनेट से आपने नोट्स ले लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हो, पोइट्री है, ड्रामा है, उससे रिलेटेड। अब आपके पास समरी भी आपने पढ़ ली है, आपके पास हेल्पिंग बुक भी है, अब आपके पास टीचर के नोट्स भी हैं, दोस्त ने भी आपको कोई नोट्स जिससे आपने कॉपी करवाए होंगे। अब जो काम आप सबसे अहम है वो क्या है कि आपने वो सारी चीज़ें लेनी है। समरी आपने जो पढ़ी थी 2-3 दफ़ा, मेन कैरेक्टर पढ़ा था, थीम पढ़ा था, हेल्पिंग बुक आपके पास है, टीचर के नोट्स हैं, फ्रेंड के दो नोट्स हैं, इंटरनेट से आपने नोट्स उठाए, सबको मिला के आपने अपने नोट्स बनाने हैं। जब आप उन सब को मिला के आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वो आपकी असल आपका रिज़ल्ट होगा, वही आपके लिए मुफीद चीज़ होगी। और ऑल नोट्स एंड मेक्स ओन नोट्स से मुराद है कि सारे नोट्स जो आपको मैं अभी पर बता चुका हूँ, टीचर से, गाइड से, समरी पढ़ी है, सारा कुछ, वो सारा मवाद आपने लेना है, उसके आपने अपने अल्फाज में नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स कैसे होंगे इससे, यानी कि नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब आप ड्रामा मिसाल के तौर पे पढ़ रहे हो, तो ड्रामा में आपके पास हेमलेट हम ले लेते हैं, हेमलेट के आपने समरी पढ़ी, फिर आपने उसकी मेन, जिस दौर में वो लिखा गया उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, फिर आपने हेमलेट की गाइड भी ले ली शॉप से, फिर आपने टीचर से भी कुछ नोट्स ले लिए, फिर आप हेमलेट की इंटरनेट से भी कुछ आपने नोट्स देख लिए। अब उसके आप 5 या 6 पेजेस के अपने हाथों से आउटलाइन की सूरत में नोट्स बनाएंगे। 5 से 6 पेजेस मैक्सिमम बनते हैं, या आप 7-8 कर लें, 10 कर लें। 10 पेजेस के हेमलेट के आपने खुद बुलेट्स की फॉर्म में नोट्स बनाने हैं, और उन बुलेट्स के अंदर आपने इन 5-6 चीज़ों का निचोड़ आपने लिख डाला होगा। वो नोट्स आपके सबसे, मेक इन बुलेट्स 1 2 3 से मुराद है कि वो आप हेमलेट के खुद नोट्स बनाएंगे, उनके अंदर ये सारी चीज़ें डालेंगे और बुलेट्स की सूरत में आप 1 2 3 फॉर्म में वो सारा लिखेंगे। वो अब आप के लिए सबसे अहम चीज़ वो होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंटेन थीम। अब उन्हीं नोट्स में जो अभी आपने बनाए हेमलेट के 7-8 पेजेस में, उन्हीं नोट्स के अंदर आप एक थीम भी आपका आ जाएगा, हेमलेट का थीम भी आ जाएगा, हेमलेट में सिंबोलिज्म भी आ जाएगा, टाइटल भी हेमलेट का आ जाएगा, उसके बाद कैरेक्टर्स भी हेमलेट के, वो सारे के सारे उन्हीं 7-8-10 पेजेस के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी जो मैं अभी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये सारे जो आपने 10 पेजेस के नोट्स हेमलेट के बना लिए, इसी तरह बाकी ड्रामा जितने भी हैं ड्रामे के अंदर, क्लासिकल ड्रामा है, मॉडर्न ड्रामा, उन सब के आपने ऐसे 10-10 नोट्स हर ड्रामे के बना लिए। अब वो सब जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे
तो इधर मैंने लिखा एग्ज़ाम डिपेंड अपॉन योर नोट्स। वो जो एग्ज़ाम आप देंगे वो आपके नोट्स पे डिपेंड कर रहा होगा, वो गाइड पे डिपेंड नहीं करेगा, वो टीचर्स के नोट्स पे नहीं करेगा, वो इंटरनेट पे नहीं करेगा, वो समरी वगैरह पे नहीं करेगा, वो उन पे डिपेंड करेगा जो आपने अपने हाथों से बुलेट्स फॉर्म में नोट्स बनाए, उनके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अब याद रखें, हर आपको ड्रामा हो, शॉर्ट स्टोरीज़ हो, नावल हो, पोइट्री हो, उसका एक प्लॉट होता है, उसका आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये ड्रामा शुरू कहाँ से हो रहा है, मिडल इसका क्या है और एंड इस ड्रामे का क्या है। अब हमने इधर एक जो और ज़रूरी चीज़ है 20 नंबर पे, वो है कहते हैं ड्रामा और पोइट्री का आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना होता है। बाकी तो सारे क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ड्रामा और पोइट्री में आपने ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इससे और का मतलब आप नहीं पढ़ सकते, तो आप ड्रामा और पोइट्री की डिटेल समरी लाजमी पढ़ें। डिटेल समरी को लाजमी गो थ्रू हो, तो उसके ज़रिए आपका ये क्लियर हो जाएगा। 22 नंबर पे गो थ्रू हेल्पिंग बुक्स बट अंडर लाइन कोर्स। इससे मुराद ये है कि पूरी आपने वो गाइड, पोइट्री की हो, ड्रामा की हो, जिस सब्जेक्ट की भी आपने गाइड ली है 500-600 पेजेस की, वो सारी पढ़ें। वो सारी को एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी होना है। उसके अंदर मेन बुलेट्स फॉर्म में हेडिंग्स होंगी, कोटेशंस होंगी, कुछ क्रिटिक्स के हवाला जात होंगे, उनको आपने अंडरलाइन लाजमी कर लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, एवरी सब्जेक्ट कंटेन्स 5-6 असाइनमेंट्स। याद रखें, ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इस बड़ी काम की बात बता रहा हूँ कि हर ड्रामा हो, पोइट्री हो, कोई फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट के भी 6 सब्जेक्ट हैं, सेकंड पार्ट के भी 6 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 असाइनमेंट्स अहम होती हैं, जिनमें से आपका 100 नंबर का पेपर बन के आता है। उनके अलावा आपका उस सब्जेक्ट में कोई अहम चीज़ नहीं होती, हर बार वो रिपीट हो रही होती है। तो वो 5 या 6 असाइनमेंट्स हर सब्जेक्ट की आपने उसकी आउटलाइंस बनानी होती हैं। उन 5-6 असाइनमेंट्स को आपने अच्छे तरीके से बेहतरीन फॉर्म में आपने अपने हाथों से उनकी आउटलाइन आपने बनानी होती है। मेक आउटलाइन ऑफ ऑल असाइनमेंट्स, इसका यही मतलब है कि वो 5 या 6 हर सब्जेक्ट की जो अहम असाइनमेंट्स होंगी, उनकी आपने आउटलाइन बनानी होती है। फिर आपने क्या करना होता है, मेनली टाइटल, थीम, कैरेक्टराइजेशन, सिंबलिज्म। इससे मुराद ये है कि इसी 5-6 असाइनमेंट के अंदर आपका टाइटल भी आ जाता है, थीम भी आ जाता है, कैरेक्टराइजेशन भी आ जाती है, सिंबलिज्म भी आ जाता है। यानी कि ड्रामा है तो उसमें आप टाइटल की असाइनमेंट बनाओ, थीम की बनाओ, कैरेक्टराइजेशन, सिंबलिज्म, इस तरह आपने 5-6 असाइनमेंट बनानी होती हैं, जिनमें से वो आपका पेपर वो बनाते हैं, सेट करते हैं। अब यही सारा कुछ इसका मैंने इधर निचोड़ निकाला है। पेपर अटेम्प्शन से मुराद है जब आप पेपर में जाएंगे, पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो जब पेपर में बैठेंगे तो आपके लिए कौन सी चीज़ें उस वक्त हेल्प साबित होंगी या मददगार साबित होंगी, वो ये होंगी 5 असाइनमेंट जो अभी मैंने इधर आपको सारी डिटेल बताई है। और मैंने कहा है कि आपने उन सब को उठा के अपने नोट्स बनाने हैं। हर सब्जेक्ट के 5 या 6 या 10 पेजेस के नोट्स बनेंगे। मतलब हर ड्रामा के, हर पोइट्री के, क्लासिकल पोइट्री है उसके अलग-अलग आपने जो हर पोइट्री ड्रामा के 10-10 नोट्स बना लिए। अब उनके वो नोट्स 5 असाइनमेंट आउटलाइन नोट्स, ये वो जो मैंने अभी इधर बताए, हर ड्रामा पोइट्री के 5 या 6 अहम असाइनमेंट्स होती हैं जो आपने जिनके आउटलाइन, और ये जो आपके नोट्स जो आपने पहले बना लिए, ये दो चीज़ें आपकी पेपर में मददगार साबित होती हैं। इन दो चीज़ों ने आपको पेपर में हेल्प आउट करना होता है, और आप इन्हीं में से वो लंबी लंबी उधर वो इबारतें दे देते हैं, क्वेश्चन इतने लंबे लंबे 3-3 लाइंस की उन्होंने वो एक बनाई होती है, तहरीर बनाई होती है, बच्चे उसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, आपने उसको पढ़ना है और उसी में से आपने अपने आंसर के साथ टैकल करना है। और आप जब इतना मवाद आपके पास होगा तो आप उन्हीं में से अपने आंसर को आसानी से और बड़े बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो हर ड्रामा, एवरी ड्रामा, नावल, पोइट्री कंटेन स्टोरी जस्ट लाइक आवर लाइफ। हर जो ड्रामा होता है, पोइट्री होती है, उसके अंदर एक कहानी होती है और एक किरदार होते हैं, और वो भी हमारी लाइफ की तरह ही होते हैं, आम इंसानों की तरह ही। जो भी ड्रामा होता है, पोइट्री, याद रखें लिटरेचर में उन्होंने लाइफ को रिफ्लेक्ट किया होता है, हर इंसान की ज़िंदगी को उन्होंने उजागर किया होता है, और वो हमारी ही ज़िंदगी से उनका एक मुशाबियत रखते हैं, कैरेक्टराइजेशन होती है। अब आपने हर ड्रामे में, पोइट्री में आपने क्या करना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें याद रखें सबसे अहम चीज़ें, आपने उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए उस दौर का।
सोशल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, इकोनॉमिकली वो बैकग्राउंड कैसा था, मॉरलिटी के लिहाज से वो लोग कैसे थे उस दौर में जब ड्रामा लिखा जा रहा था। तो ये अहम चीज़ें आपको उस दौर की पता होनी ज़रूरी है। अब याद रखें, ये जब सारा कुछ आपने कर लिया है तो आपके लिए एमए इंग्लिश बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। एमए इंग्लिश बहुत आसान है। रन अवे दोज फ्रेंड्स एंड टीचर्स हु से एमए इंग्लिश इज़ वेरी टफ। उन दोस्तों से, उन उस्ताज़ कराम से दूर रहें जो आपको कहते हैं कि एमए इंग्लिश बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। इसलिए इधर मैंने लिखा है कि आप उनसे दूर रहें। आप अपने लिहाज से चेक करें, आप अपनी सोच बनाएं, आप इन पॉइंट्स को देखें, आप मेरी बातों पे गौर करें। आपके लिए बहुत आसान है और इसको आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचें। दूसरे के पर्सपेक्टिव से वो मुश्किल हो सकता है लेकिन आपके अंदाज से वो मुश्किल नहीं हो सकता। अब आपको मैंने नीचे वजह भी बताई है, वाई स्टूडेंट्स फेल, बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं इस इम्तिहान में, एमए इंग्लिश के इम्तिहान में। तो उसकी भी मैंने कुछ इधर वजह बताई है कि हाउ क्वेश्चन अटेम्प्ट बिगिनिंग मिडल एंड। इसका मतलब है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने पेपर में जाके सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। अब वो सारा साल पढ़ते तो रहते हैं, बेहतरीन तरीके से असाइनमेंट भी बना ली, अपना वो सारा कुछ उन्होंने सिलेबस भी कवर कर लिया, टीचर्स के नोट्स भी ले लिए, हर चीज़ वो परफेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं, पेपर आता है उनके सामने, तो वो देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता हमने सवाल कौन सा करना है, सेक्शन 1 स्टार्ट करें, 2 करें, कौन सा करें, और सबसे अहम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, लेके कैसे चलना है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है और उसको एंड कैसे करना है, ये उनको पता नहीं होता। याद रखें, उसके लिए मैं अलहदा प्रेजेंटेशन की एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप ये जहन में रखें कि आपके लिए क्वेश्चन यहीं से, आप जितना मवाद आपके पास है, आप रिलैक्स हो के उसकी स्टार्टिंग, बिगिनिंग, मिडल, एंडिंग आपने एक परफेक्ट अंदाज से करनी होती है। और उसके लिए आपने एक माइंड सेट बनाना होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ज़्यादातर बच्चे नाकाम हो जाते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का पता नहीं होता। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की अलहदा मैं वीडियो आप लोगों को बताऊँगा। तो अब ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम इन राइटिंग, उनको लिखने का भी मसला होता है, उनकी वोकेबलरी का भी इशू होता है, उनके पास मटेरियल नहीं होता, उनके पास ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं उनके पास, तो उनको लिखने में प्रॉब्लम होता है। ये भी एक फेल होने की वजह है। तो